चलिए, हेडिंग डाले बेटा, एक नया चैप्टर ले रहे हैं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सेक्शन की बात करें तो दो ही सेक्शन पढ़नी है, 35 और 36। 37 से रिटर्न वाला चैप्टर था, इससे पहले इनवाइस वाला था। 30 से लेके 34 तक कंटिन्यूटी बैठ रही है ना। चलो, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सेक्शन 35 एंड 36। रूल एक ही है, रूल 56। जबरदस्ती का बनाया हुआ चैप्टर है। हाँ, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि न्यू स्कीम में है। न्यू स्कीम में कुछ चैप्टर आए हैं जो ओल्ड में नहीं थे। पहला प्लेस ऑफ सप्लाई, दूसरा टीडीएस, ये सब पढ़ चुके हैं। तीसरा टीसीएस, चौथा ये है बेटा आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। 35 में ये लिखा है कब कब बेटा आपको कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं। 36 में लिखा है कब तक मेंटेन करने हैं। सुबह मेंटेन करते हैं, शाम को फाड़ के फेंक देते हैं। लो में लिखा है मेंटेन करने हैं, ये तो लिखा ही नहीं, संभाल के भी रखने हैं। समझ आ रहा है कि कब तक हमें मेंटेन रखना होता है। कब तक मेंटेन रखने होते हैं? वैसे कंपनी एक्ट में कितने हैं? 8 साल। यहाँ कुछ अलग है। तो 35 में तो ये है कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। 36 में कब तक मेंटेन करें। रूल्स में कुछ नहीं है, फिजिकल मेंटेन करें या इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करें, वो मैं भी निपटा देता हूं सेक्शन वाइज। लो, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 आप लिख रहे हैं मेरे साथ साथ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, every registered person is required to maintain following books of account। बुक्स ऑफ अकाउंट की फुल फॉर्म लिख के एब्रीविएशन बना लो भाई। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट। कहां पर? एट इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर ये क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के टाइम बताते हैं ना मैडम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये कहाँ मेंटेन करने हैं? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। सर कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने हैं? नंबर 1, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। ये किसके ऊपर लग रहा होगा? मैन्युफैक्चरर के ऊपर। ट्रेडर के ऊपर लगेगा नहीं, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर लगेगा नहीं। सेकेंड, इनवर्ड सप्लाई, परचेज की बात कर रहा है, सेल की। इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनके अकाउंट्स अलग से मेंटेन करो। तीसरा, आउटवर्ड सप्लाई। सर ये तो बच्चों वाली बात लग रही है, ये चैप्टर ही बच्चों वाला है। परचेज करी 5 करोड़ की, सेल हो गई बेटा 3 करोड़ की, जो बच गया वो क्या है? स्टॉक। उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लो। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस मत कर देना, सर्विस का स्टॉक नहीं होता। तुम रट्टू तोते हो, तुम धुन में बहते रह जाते हो। ऊपर भी गुड्स और सर्विस, नीचे भी गुड्स और सर्विस, ले यहां पर भी गुड्स और सर्विस। स्टॉक ऑफ गुड्स भाई, जो तुमने आईटीसी ले लिया उसका, इनके अकाउंट्स मेंटेन कर लो। जो आपका आउटपुट टैक्स बन रहा है उसके अलग से खाते बना लो, आउटपुट टैक्स पेबल। और सातवां, सच अदर बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। पूरे जीएसटी में प्रिस्क्राइब का मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। रूल है 56। ये 7 चीजें हैं, पहले तो इसको रटो। इसमें समझने लायक कुछ है ही नहीं यार। मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन की डिटेल, दूसरे में परचेज की डिटेल, तीसरे में सेल की डिटेल, चौथे में स्टॉक की डिटेल, पांचवें में बेटा आपका साहब आईटीसी अवेलमेंट की डिटेल, छठे में आउटपुट टैक्स पेबल की डिटेल, सातवें में प्रिस्क्राइब डिटेल।
प्रिस्क्राइब कहां पर कर रखी है बेटा? रूल 56 प्रिस्क्राइब भी हो रखी है, वो भी लिख लो। रूल 56 प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट। टाइम पास। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिटेल लिख लो। गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड, इनके खाते अलग बना लो। तो दूसरा क्या बन रहा होगा? गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड, इनके खाते अलग से बना लो। सप्लाई अंडर आरसीएम, इनके खाते अलग बना लो। कमोडिटी वाइज स्टॉक अकाउंट, मजा आएगा, बिग बाजार जैसे मरेंगे, हजारों चीज बेचते हैं। कमोडिटी वाइज क्या बनेगा बेटा? स्टॉक अकाउंट बनेगा। पर एक रिलैक्सेशन दे दी, नॉट एप्लीकेबल टू, बता सकते हो किसके ऊपर नहीं लगता होगा? कंपोजिशन सप्लायर, क्योंकि इन्हें आईटीसी नहीं मिलता, ये अलग अलग बना के करेंगे क्या? किसी ने भी नहीं सुना, बेइज्जती हो गई किसी को भी बेटा। ये क्या लिखा है? कंपोजिशन सप्लायर, इनको क्यों नहीं बनाना? आईटीसी तो मिलना ही नहीं। पांचवा, सेपरेट अकाउंट बना लो फॉर एडवांसेस के लिए। अब बता सकते हो क्यों बना लो? क्योंकि सर्विसेज के केस में एडवांस के बेसिस पे जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। याद हो, डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मैं भी आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक सुनाऊंगे नहीं बेटा। एडवांस की क्या रेलेवेंस है? गुड्स के केस में तो रेलेवेंस नहीं है। गुड्स के केसेस में एडवांस बेसिस पे जीएसटी लायबिलिटी अराइज नहीं होती, पर एक गुड्स है जिसके ऊपर एडवांस बेसिस पे जीएसटी लायबिलिटी आ जाती है। इसी साल की अमेंडमेंट थी, एक्शनेबल क्लेम। बाकी गुड्स के ऊपर एडवांस का कोई इंपैक्ट नहीं होता। सर्विसेज में बेटा एडवांस बेसिस पे जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। तो लोगों ने बोल दिया भैया एडवांसेस की सेपरेट अकाउंटिंग कर लो। छठा, जो भी आपके सप्लायर हैं डिटेल ऑफ सप्लायर, जो भी आपके बायर हैं डिटेल ऑफ बायर, जहां भी आप स्टोर करते हैं गुड्स को स्टोरेज डिटेल, ये सब मेंटेन कर लो। कहने का मतलब डेटर क्रेडिटर। सप्लायर का मतलब कौन हो गया? हमारे क्रेडिटर, जिनसे ले रखा है हमने, हमने जिनको दिया है बेटा हमारे डेटर बायर, उनकी डिटेल मेंटेन कर लो। ये हो गया एज मे बी प्रिस्क्राइब। वाइंड अप हुई बेटा आपकी सेक्शन 35(1). इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है वो बता देता हूं। क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, अगर आया तो ये यूं का यूं आ जाएगा। लिस्ट द डॉक्यूमेंट ऑब्लिक बुक्स ऑफ अकाउंट, लिस्ट द डॉक्यूमेंट ऑब्लिक बुक्स ऑफ अकाउंट required to be maintained by registered person. List the document or books of account required to be maintained by registered person. क्या आंसर होगा बेटा? रेफर, पूरा मत लिखना, रेफर 35(1) रेड विद रूल 56। ये चिपका के आ जाना जो ऊपर लिखवाया था, ठीक है। दो चीजें और हैं वो रूल्स में लिखी हुई हैं, मैं समस्या के साथ लेता हूं। एक्स लिमिटेड, इसके दिल्ली में रोहनी में भी ब्रांच है, दिल्ली में पीतमपुरा में भी ब्रांच है, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में भी ब्रांच है। कितने रजिस्ट्रेशन चाहिए? जल्दी जल्दी बोलो। इच्छा है मेरी बेटा, मैं तीनों भी ले सकता हूं, मैं दो भी ले सकता हूं, या मैं सिंगल भी ले सकता हूं। मैंने सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लिया, आप लिख रहे हो सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन। मान लो मैंने रोहिणी वाले का ले लिया, ले सकता हूं ना? तो मुझे क्या बताना पड़ेगा?
एक तो प्रिंसिपल प्लेस वो हो गया मेरा रोहिणी, और बाकी दोनों मुझे क्या बताने पड़ेंगे? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो हो जाएंगे मेरे पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर। एक्स लिमिटेड के दिल्ली में 3 आउटलेट हैं, रोनी, पीतमपुरा, लक्ष्मी नगर। उसने सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लिया। रोनी वाले को उसने दिखा दिया बेटा प्रिंसिपल प्लेस, पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर वाले को दिखा दिया उसने एडिशनल प्लेस। बस 2 मिनट फोकस रखना, तेजी से सुनो। ऑप्शन 1, इन सबके बुक्स ऑफ अकाउंट रोनी में ही मेंटेन होंगे, या रोनी वाले के रोनी में, पीतमपुरा वाले के पीतमपुरा में, लक्ष्मी नगर वाले के लक्ष्मी नगर में। क्या कह रहे हैं मैडम? सबके वही मतलब हर ब्रांच वाले अपनी ब्रांच के अकाउंट मेंटेन करें, या एडिशनल वालों के रिकॉर्ड्स भी रोनी वाली ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच मेंटेन करेगी? सेक्शन पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, कहाँ मेंटेन करना है? एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। रूल्स ने बोला बेटा एडिशनल प्लेसेस वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट एडिशनल प्लेसेस पे ही मेंटेन होंगे। हाँ, वो चाहें तो उसका बैकअप कहाँ रख सकते हैं? रोहिणी में रख सकते हैं, प्रिंसिपल प्लेस पे रख सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एडिशनल प्लेस शैल बी मेंटेन एट एडिशनल प्लेस। शैल है बेटा, मैंडेटरी है। एडिशनल वाले बुक्स ऑफ अकाउंट एडिशनल में ही मेंटेन होंगे। हाँ, उनका बैकअप आप कहाँ रख सकते हो साहब? उनका बैकअप आप बेटा प्रिंसिपल प्लेस पे रख सकते हैं। तो एक लाइन में लिखो, बुक्स ऑफ अकाउंट परटेनिंग टू, परटेनिंग मतलब रिलेटेड, बुक्स ऑफ अकाउंट परटेनिंग टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस must be maintained at additional place of business, must be maintained at additional place of business. However, backup may be kept at principal place of business. However, backup may be kept at additional place of backup may be kept at principal place of business. करेक्ट क्या है बेटा? प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल में, एडिशनल वाले एडिशनल में ही मेंटेन होंगे। हाँ, एडिशनल वालों का बैकअप आप चाहो तो कहाँ रख सकते हो? प्रिंसिपल में रख सकते हो। सर लॉ के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो ऐसा कानून बनाया? बेटा पीतमपुरा में ब्रांच में जीएसटी ऑफिसर आए, हाँ दिखाओ जी आप कितने स्टूडेंट पढ़ा रहे हो। मान लो कोचिंग सेंटर है वैभव जलाल क्लासेस, हाँ जी कितने स्टूडेंट पढ़ा रहे हो? वो कह रहे जी हमारे पास डाटा ही नहीं है, आप जाओ यहाँ पर। लक्ष्मी नगर वाले आए, हाँ भाई कितने बच्चे पढ़ा रहे हैं? वो जी हमारे पास डाटा ही नहीं है, यहाँ पर जाओ। तो इसका मतलब टैक्स इवेजन होने की संभावनाएं हैं। कहीं बच्चे ज़्यादा हों, शो क्या कर दें बेटा, कम कर दे। इसलिए लॉ बना दिया भाई एडिशनल वाले एडिशनल प्लेस पे ही क्या रखो साहब, मेंटेन रखो। सर कल को फिर रेट डालनी पड़ गई तो, अगर आपने सुना हो, इकट्ठी पड़ेगी। पता है रेट जब भी पड़ती है सारी ब्रांचेस जितनी भी हो एक जगह क्या पड़ती है बेटा, इकट्ठी पड़ती है, ताकि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर लें साहब, कैप्चर कर लें। फिलहाल वापस आ जाओ बेटा। बुक्स ऑफ अकाउंट जहां के हैं प्रिंसिपल के हैं, प्रिंसिपल में मेंटेन होंगे, एडिशनल में है एडिशनल के मेंटेन होंगे। हाँ, एडिशनल वालों का बैकअप आप कहां रख सकते हो? प्रिंसिपल पे रख सकते हो। और एक चीज और है इसमें, आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट फिजिकल फॉर्म में भी रख सकते हो, आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक में ही होते हैं बेटा। प्रैक्टिकल तो टैली सॉफ्टवेयर जो ले रखे हैं इन्हें कौन मेंटेन करता होगा, पर अलाउड है, करते भी हों, छोटे मोटे व्यापारी करते होंगे बेटा पक्का। तो बुक्स ऑफ अकाउंट ऑब्लिक डॉक्यूमेंट मे बी मेंटेन इन फिजिकल फॉर्म और मे बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी मेंटेन इन फिजिकल फॉर्म, बुक्स ऑफ अकाउंट मे बी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म।
वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर रेड वाले आ गए, हम उन्हें पासवर्ड ही नहीं दे रहे, या देना मैंडेटरी होता है? मैंडेटरी होता है बेटा। सर फिर भी अगर हम ना दें तो ये कर क्या लेंगे? पीसी तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, पासवर्ड अगर ना दें, उनके पास भी एक्सपर्ट है, क्रैक कर लेते हैं बेटा वो, उनके पास भी एक्सपर्ट है, क्रैक कर लेते हैं। दूसरा वो टैली से ही टाई अप कर लेंगे, जिसका भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, हाँ जी इसका क्या दो जरा आप हमें पासवर्ड प्रोवाइड करो। सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास, ट्रोजन हॉर्स सुने ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कर लेते हैं बेटा वो क्रैक। इसलिए चुपचाप जैसी रेड पड़ जाए बैठ जाओ और उनको प्रॉपरली क्या करो, असिस्ट करो। जितने ज्यादा हाथ पैर मारोगे दलदल है उतना दसोगे बेटा। प्रॉपर चुपचाप उनको क्या कर दो साहब, असिस्ट करते रहो। लो जी डेस्कटॉप, सर लैपटॉप भी है, ये लो लैपटॉप, सर इस ड्रॉर में ये भी है, ये लो। उन्हें एक एक चीज वैसे भी निकाल लेनी है, वो उन्हें प्रॉपर क्या करो साहब, कोऑपरेट करो। हड़बड़ाना कुछ नहीं होता, ले जा जो तुझे ले जाना है ले जा। एक बार इन्वेंट्री बना जा, बस इन्वेंट्री बनती है, पंचनामा बनता है, वो प्रॉपर देख लेना कि इन्वेंट्री प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर उस पर साइन होते हैं, उनके साइन कराओ, अपने साइन करो, ले जा। और अब देखते हैं तू क्या कर लेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है ना, हम ही जेन्युइन है, जेन्युइन है फिर काहे का डरना, मार तुझे जो रेड करनी है तू कर तसल्ली से, तुझे पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। ये ले लैपटॉप, हमसे भी, हम भी भूल गए थे पासवर्ड, देख तू इसे ओपन कर पाए तो, नहीं तो हमें तो याद है। जो डॉक्यूमेंट उन्हें ऐसे पूरा करना बेटा, वहां ओवर स्मार्ट कभी नहीं बना जाता। सर हम वहीं पे ब्राइब खिला देंगे, कोई बेनिफिट नहीं होता। वहीं पे बात सुनो, इधर आओ, ले देके एक बड़े ऑफिसर को लेके ना, बात सुनो आप इस कमरे में आओ, हाँ जी खत्म कर दो इसको, यहीं पे पेमेंट ले लो। वो कर ही नहीं सकता, पावर ही नहीं है उसके पास, वो पैसे भी बर्बाद होंगे। क्योंकि एक बार तो वो इन्वेंट्री बना के लेके जाएगा, पंचनामा बनेगा बेटा, बाद में उसकी क्या होगी, रिपोर्टिंग होगी, उसके बाद केस चलता रहेगा, फिर उसके बाद फाइट करेंगे। उस टाइम कभी बहस मत करना उनसे। हाँ जब भी ये रेड लेने आए उनसे देख लेना सर्च का डॉक्यूमेंट है या नहीं है, कहीं स्पेशल 26 आपके साथ ना हो रहा हो। समझ में आ रहा है? सर्च का डॉक्यूमेंट मांग लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है। ऑथराइजेशन होती है कमिश्नर की कि हम सर्च करने आ रहे हैं। वैसे तो कोई भी आ जाएगा, हाँ जी हम सर्च वाले हैं, उधर माथे पे थोड़ी ना लिखा है सर्च वाला है, डॉक्यूमेंट दिखा कि सर्च वाले हैं, हाँ लिख जाए डॉक्यूमेंट, अब कर ले जो तुझे करना हो। असिस्ट प्रॉपर करना, प्रॉपर नहीं वो वैसे ही सूंघ लेंगे बेटा, वो स्निफर्स हैं वो असली में, वो हमसे भी बड़े स्निफर्स हैं। हम तो माने जाते हैं ऑडिटर, वो हमसे भी एक कदम आगे हैं। वो हमारे लाइफ की हो सकती है पहली रेड हो, वो तो डेली यही काम है। नहीं समझ में आ रहा, फाइनल में पढ़ेंगे रेड वाले चैप्टर में, बड़ा मजा आता है रेड वाले चैप्टर में। आगे चलो, ये हो गया 35(1), 35(2) ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, ये दो जनों पे लगती है बस। ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, ऑपरेटर का मतलब ऑनर, शैल मेंटेन, ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस शैल मेंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स irrespective of fact whether they are registered or not. ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर और वेयरहाउस को बेटा फॉलोइंग डिटेल मेंटेन करनी ही करनी है, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक, कौन कौन सी डिटेल मेंटेन करनी है, फट्टे मारना जरा ट्रांसपोर्टर को। आप जीटीए हैं, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, आपको क्या डिटेल मेंटेन करने के लिए बोलेगा डिपार्टमेंट? किसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, किसके पास देके जाएगा और किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन है। कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनी की डिटेल, गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, ये तीन चीजें मेंटेन करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे तू अनरजिस्टर्ड क्यों ना हो। ठीक है जी, कौन कौन सी डिटेल? डिटेल ऑफ कंसाइनर, जिसने गुड्स बुक कराई, डिटेल ऑफ कंसाइनी, जिसके पास जाएगी, डिटेल ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, कौन सी गुड्स जा रही है, डिटेल ऑफ गुड्स स्टोर इन ट्रांजिट। ये मैं समझाता हूं, ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा है ऑडिट में।
पहली डिटेल भेजने वाले की डिटेल और जिसके पास जाएगा उसकी डिटेल, कंसाइनर कंसाइनी, क्या चीज़ ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उस चीज़ की डिटेल। और अगर रास्ते में गुड्स को आप स्टोर करोगे उन सब की डिटेल। सर रास्ते में गुड्स को स्टोर करोगे, इसका एग्जांपल देता हूं, दिल्ली मुंबई, तो वही ट्रक चलता रहता है, 1500-1600 किलोमीटर के आसपास है। इनकी अपर कैप लगा रखी होती है बेटा, एक ट्रक वाला 1000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगा, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो जगह जगह इन्होंने अपने स्टोरेज सेंटर बना रखे होते हैं। जयपुर बना दिया दिल्ली मुंबई के बीच में, दिल्ली मुंबई के बीच में सूरत बना दिया, जो भी रास्ते में होते होंगे इनके अपने क्या हो जाते हैं बेटा, ये ट्रांजिट सेंटर होते हैं जहाँ से ट्रक चेंज हो जाते हैं। ट्रक या ड्राइवर, जहाँ से ट्रक या ड्राइवर क्या करते हैं बेटा, ये चेंज करते हैं। अब दिल्ली चेन्नई जाना है यार, 2000 किलोमीटर से ऊपर है, वो एक ही ट्रक वाला थोड़ी ना जा रहा है, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी बेटा, क्योंकि 10 या 12 घंटे से ज़्यादा चलाएं तो दिमाग सुन्न हो जाता है। अगर उतर के भी देखें तो भी ऐसा लगता है कि ड्राइविंग कर रहे हो। पेपरों के बाद अगले दिन तक ऐसे रहता है जैसे पेपर दे रहे हो। हुआ नहीं हुआ आपके साथ? इंटर लेवल से होना शुरू हो जाएगा बेटा, फाउंडेशन तो बचपना था, इंटर लेवल में इतना प्रेशर हो जाता है एग्जाम का, उसके 1-2 दिन के बाद तक आपको लगता रहेगा आज भी पेपर है, नींद नहीं आएगी। अगले 1-2 दिन तक एक्चुअल में नींद नहीं आनी, उड़ी रहेगी। 12 बजे सो जाओगे, 1 बजे फिर उठ रहे होगे, यार उठ जा देख टाइम क्या हो गया, फिर 2 बजे उठ रहे होंगे, 1:30 बजे उठ, अपने आप ही नींद खुलती है। ये प्रेशर है बेटा, ये अपने आप ही क्या होती है नींद, सबके साथ होना है, खाली ये नहीं कि हमारे। और अगर तुम्हारे साथ नहीं हो रहा तो इसका मतलब गलत ट्रैक पे हो तुम। नींद उड़नी ही उड़नी है बेटा। और जब तुम्हें लग जाए नहाने में आलस आने लग जाए, उस टाइम, वैसे नहीं सर्दी वाला नहीं, उस टाइम तुम्हें लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, समझ लेना ट्रैक पे चल रहे हो। खाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैरिजेज में जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, इधर उधर कोई घर वाले काम बता रहे हैं, बेकार वाले नहीं, वेलापंथी वाले नहीं। जब एक्चुअल में तुम्हें लगे इन चीज़ों में टाइम खराब हो रहा है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल सही ट्रैक पे आप चल रहे हैं। चलो वापस आओ। इन ट्रांजिट की डिटेल क्या करनी है बेटा, आपको मेंटेन करनी है, ठीक है। वेयर हाउस वालों को फट्टे मारो, इनको किसकी डिटेल मेंटेन रखनी होती होगी, वो पर्सन जो गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर कर रहा है उसकी डिटेल। कौन सी गुड्स वेयर हाउस में है बेटा, एग्रीकल्चरल है, नॉन एग्रीकल्चरल है, उसकी डिटेल। और कितने टाइम तक के लिए वेयर हाउस में रखी उसकी डिटेल। पहला, डिटेल ऑफ पर्सन हु बुक द गुड्स। सेकेंड, डिटेल ऑफ गुड्स, भाई कौन सी गुड्स हैं वेयर हाउस में तेरे, फर्क क्या पड़ेगा, इसकी टैक्सिबिलिटी पे फर्क आ जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ तो जीएसटी एग्जाम्प्ट होता है ना वेयर हाउसिंग, अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ तो टैक्सेबल। तो गुड्स की डिटेल मेंटेन करके रख भाई तू। और तीसरा, पीरियड फॉर विच गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस, कितने टाइम के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी यूज करी, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो पीरियड जो भी है स्टोरेज पीरियड, वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो जिस जिस पर्सन ने गुड्स वेयर हाउस करवाई हैं उनकी डिटेल, जो गुड्स वेयर हाउस हो रही है उसकी डिटेल, जितने टाइम के लिए वेयर हाउस हो रही हैं वो वाली डिटेल। ओके रिपोर्ट। छोटी सी समस्या, जो ट्रांसपोर्टर या ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस अगर रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट इनको इजीली ट्रेस कर लेगी। क्यों? इनके पास क्या होगा, जीएसटी IN। अगर ये अनरजिस्टर्ड हैं तो इनका जीएसटी IN तो होगा ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट इनको कैसे ट्रेस करे। आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? ये सारा, ये एक रूम इंडिया है, आप सारे के सारे ट्रांसपोर्टर हैं जीटीए वाले, रो के इस तरफ वाले मान लेते हैं ये नालायक जीएसटी रजिस्टर्ड हैं, तो इनको तो मैं ट्रेस कर लूंगा, इन सबको बुलाऊंगा। बात सुनो इधर आओ, आपको क्या क्या मेंटेन करना है साहब, सप्लायर की डिटेल, बायर की डिटेल, गुड्स की डिटेल, ट्रांजिट की डिटेल, इन्हें तो मैं बोल दूंगा। इनके ऊपर मैं कैसे कंट्रोल करूं ये जो अनरजिस्टर्ड है।
सर एक एक गली कोने में जाके चेक करते होंगे कौन कौन है अनरजिस्टर्ड है। इनके लिए कॉन्सेप्ट होता है बेटा, अनरजिस्टर्ड वालों के लिए ये अपने आप को इनरोल करेंगे ओवर कॉमन पोर्टल। रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे बेटा, अपने आप को इनरोल करेंगे ओवर कॉमन पोर्टल। अप्लाई करेंगे बेटा ये जीएसटी ईएनआर, ईएनआर शायद इनरोलमेंट से लिया हो 01 में, और गवर्नमेंट इनको पोर्टल इनको दे देगी यूईएन नंबर, यूआईएन नहीं, यूईएन फुल फॉर्म यूनिक एनरोलमेंट नंबर, और सिंगल यूईएन नंबर इज सफिशिएंट फॉर एंटायर इंडिया। रजिस्ट्रेशन तो जैसे स्टेट वाइज चाहिए, एनरोलमेंट नंबर बेटा स्टेट वाइज नहीं चाहिए, ये पूरे इंडिया का एक ही होता है। तो ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस या तो ये रजिस्टर्ड होंगे, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो इन्हें एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा। एनरोलमेंट है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है। सर क्या फ़र्क पड़ेगा, GSTR 1 3 भी इनकी कुछ नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड पर्सन की जाती है ना। यस, शुक्र है सुन रहे हैं। मैं फिर दोबारा बोलूँगा, ये रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं, ये खाली अपना इनरोलमेंट करवा रहे हैं। एनरोलमेंट नंबर को क्या बोलते हैं, यूईएन। एक यूआईएन होता है, एक यूईएन होता है। अभी डिफरेंस फॉर्म में लिखवाता हूं। सिंगल यूईएन इज सफिशिएंट फॉर एंटायर इंडिया। बताना भाई जरा डिफरेंस, पहले तो फुल फॉर्म ही लिख लो। यूईएन यूनिक एनरोलमेंट नंबर, यूनिक एनरोलमेंट नंबर। यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूईएन यूनिक एनरोलमेंट नंबर, यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूईएन जो होता है बेटा, ये किसके लिए होता है, ट्रांसपोर्टर के लिए, और किसके लिए होता है, वेयर हाउस ऑपरेटर के लिए। ये किसके लिए होता है, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एम्बेसीज कंसुलेट, फॉरेन कंसुलेट। इसमें अगर कहीं फंसो तो बेटा फंसोगे एमसीक्यू में। यूईएन ग्रांटेड टू एम्बेसीज, स्टेटमेंट इज झूठी, पाप। एम्बेसीज वालों को क्या मिलता है, यूआईएन। यूईएन किसका है, अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर और अनरजिस्टर्ड वेयरहाउस ऑपरेटर। ठीक है, और लगे हाथ एक बार ये भी बता दो, ऑल दो इस चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, फंस जाते हैं बच्चे इसमें। जीएसटीएन, जीएसटीआईएन, चैप्टर से लेना देना नहीं है, बस एक वैसे ही रिवाइज करा रहा हूं बेटा मैं कि कनेक्टेड। जीएसटीएन क्या है, कंपनी है, इट्स ए सेक्शन 8 कंपनी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इट्स ए सेक्शन 8 कंपनी जो जीएसटी के कॉमन पोर्टल को संभालती है। जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर को बोला जाता है जीएसटीआईएन। लिख लो, जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, it's a section 8 company, section 8 government company that manage the common portal, that manage the common portal। और जबकि जीएसटीआईएन बेटा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इज नोन एज GSTIN, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, 35 2 निपट गई।
35(3) कमिश्नर में नोटिफाई any person or class of person to maintain additional books of account or document. एडिशनल किसके एडिशनल बेटा? इन एडिशन टू 35(1) प्लस रूल 56। कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो सर्टेन पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाइड करे कि उनको एडिशनल और डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 35(1) वाले तो बनाएंगे बेटा, उसके अलावा और भी बनाने पड़ेंगे। नोटिफाइड हुए हैं बहुत सारे, लिखवाता हूं एक एक करके। पहले एक चीज ज्ञान की देता हूं, ये कौन सा कमिश्नर है भाई? एक तो पहले लास्ट क्लास में क्वेरी थी यार, मैं डर गया था। एक बच्चा कह रहा है ये पुलिस वाला कमिश्नर है। किसकी क्वेरी थी? कौन था वो नालायक? क्लास में से था, फेस टू फेस में से। सर पुलिस वालों का यहाँ क्या काम? भाई जीएसटी के कमिश्नर अलग होते हैं बेटा, इनकम टैक्स के कमिश्नर अलग होते हैं। अब सुनो, एक तो कमिश्नर वो होते हैं जो पीओ को संभालते हैं, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है साहब। और एक कमिश्नर वो होते हैं जो बोर्ड में होते हैं, सीबीआईसी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। नाम कमिश्नर है, कंफ्यूज मत करना। एक तो ये जीएसटी वाले हैं, इनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी में भी दो टाइप के कमिश्नर होते हैं बेटा। एक तो जो प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर होते हैं, असेसिस के लिए जो डील करते हैं। एक कमिश्नर होते हैं सीबीआईसी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ये उन कमिश्नर की बात कर रहा है। सर कैसे पता चल रहा है? आम कमिश्नर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जीएसटी कमिश्नर। नॉर्मल जीएसटी कमिश्नर के अंडर तो एक पर्टिकुलर एरिया आता है। जैसे मान लो रोहनी है, तो रोहनी का कोई कमिश्नर होगा, कमिश्नर दीपक जैन। तो मेरी जुडिक्शन में तो केवल रोहनी आ रहा होगा, तो मैं पूरे इंडिया को थोड़ी नोटिफाई कर दूंगा। सुन ही नहीं रहे। यहां पर जो नोटिफाई हो रहे हैं रोहनी के लिए हो रहे हैं, ये तो पूरे इंडिया के लिए हो रहे होंगे। तो पूरे इंडिया के लिए नोटिफाई कौन कर रहा होगा बेटा? कमिश्नर टू सीबीआईसी। सेम कहानी अगर आपको याद हो, जीएसटीआर 1 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ या 10th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। पर कमिश्नर के पास ये पावर है कि वो ड्यू डेट क्या कर दे? एक्सटेंड कर दे। लास्ट चैप्टर में लिखवाया था। वो कौन सा कमिश्नर होगा भाई? सीबीआईसी वाला। जुडिक्शनल नहीं होगा वो कौन सा होगा? सीबीआईसी वाला। क्योंकि जो भी डेट एक्सटेंड होगी वो पूरे इंडिया की होगी। तो ये इंडिया वाला है, सीबीआईसी वाला। इसने सबसे पहला नोटिफाई करा है बेटा एजेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट एजेंट्स को क्या क्या बनाने पड़ेंगे? रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय एजेंट। इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रखा है भाई। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय एजेंट। क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते होंगे? सबसे पहले तो भाई तेरे पास ऑथराइजेशन भी है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं इसका नाम ही एजेंट हो? मेरे बच्चे का नाम ही रिलायंस है, उसका रिलायंस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अरे ऑथराइजेशन भी है या नहीं है इसके पास? एजेंसी भी है या नहीं है? कहीं इसका नाम ही एजेंट हो? नहीं समझ में आ रहा? चलो, ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम each principal regarding receiving or supply goods on principal behalf। प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स रिसीव कर रहा है या गुड्स को सप्लाई करता है, तो उसके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए? ऑथराइजेशन होना चाहिए। आप मेरे एजेंट हैं, वो कैसे पता चले एजेंट है? बस है एजेंट, मैंने बोल दिया, ये क्या मतलब हुआ? प्रॉपर क्या होना चाहिए जी? ऑथराइजेशन होना चाहिए।
ये पहला डॉक्यूमेंट जो मेंटेन करना है। दूसरा, फट्टे मारो, प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या क्या सप्लाई कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या क्या रिसीविंग कर रहा है। एजेंट और क्या मेंटेन करता होगा यार, ऑथराइजेशन मेंटेन कर ली, उसके बिहाफ पे क्या खरीद रहा है, उसके बिहाफ से क्या बेच रहा है, लिख दो। पार्टिकुलर्स रिगार्डिंग supply made on behalf of principal, पार्टिकुलर सप्लाई मेड जो करी है। अगला पार्टिकुलर रिगार्डिंग सप्लाई रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। और चौथा, डिटेल ऑफ अकाउंट्स रिगार्डिंग ईच प्रिंसिपल। मेरे पास रेनबेक्सी की भी एजेंसी है, सिप्ला की भी एजेंसी है, डॉक्टर रेड्डीज की भी एजेंसी, मल्टीपल हो सकती है ना एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास मल्टीपल एजेंसी पॉसिबल है, तो हर प्रिंसिपल का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। नंबर 1 अथॉरिटी, नंबर 2 उनके ब्याह पे क्या बेचा, नंबर 3 उनके ब्याह पे क्या खरीदा, नंबर 4 आपका बेटा हर प्रिंसिपल का सेपरेट अकाउंट, जिसका वो एजेंट है, हर प्रिंसिपल का सेपरेट अकाउंट। ठीक है, ये था फर्स्ट। सेकंड, records to be maintained by work contractor, record to be maintained by work contractor। तो भाई पहले तो क्लाइंट की डिटेल, नेम and address of person for whom work contract is carried out, name and address of person for whom work contract is carried out, क्लाइंट की डिटेल। सेकंड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूज्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी करना, इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी गुड्स यूज हुई उसकी डिस्क्रिप्शन, कितनी यूज हुई क्वांटिटी, उसकी वैल्यू। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कितनी सीमेंट लगी, कितना सरिया लगा, कितना बदरपुर लगा, डिस्क्रिप्शन। ये तो हो गया सीमेंट, बदरपुर, आपके बेटा सरिया। आपका वैल्यू, कितनी वैल्यू का लगा, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लगी। तीसरा, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, वॉल्यूम, क्वांटिटी की जगह होता है वॉल्यूम ऑफ सर्विस used in execution of work contract। छोटा करके बोलना है इसको। सबसे पहला क्लाइंट की डिटेल, दूसरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स यूज हो रही हैं उसकी डिटेल, तीसरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विसेज यूज हो रही हैं उसकी डिटेल, चौथा डिटेल ऑफ पेमेंट रिसीव। बता सकते हो ये क्यों? टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ाया था ना बेटा, ड्यू डेट इज असर्टेनेबल, ड्यू डेट इज नॉट असर्टेनेबल, ड्यू डेट इज बेस्ड अपॉन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। और सर्विस है, पेमेंट में वैसे ही काम आएगा, डेट ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी। और लास्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, फ्रॉम वेयर work contractor procure goods or services।
वर्क कॉन्ट्रैक्टर किस किस से गुड्स और सर्विस ले रहा है, उनके नाम। वर्क कॉन्ट्रैक्टर किस किस से गुड्स और सर्विसेज ले रहा है बेटा, उनके नाम। पहला उसके अपने क्लाइंट, दूसरा जो जो गुड्स यूज होंगी, तीसरा जो जो सर्विसेज यूज होंगी, चौथा बेटा जो जो पेमेंट मिल रही है, पांचवा उसके सप्लायर किस किस से उसने गुड्स और सर्विसेज ली है। बस 5 ही मिनट लूंगा, छोड़ रहा हूं। तीसरा, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर, और याद रखना ये इन एडिशन टू 35(1) है, तो वहां तो था ही उनका बेटा प्रोडक्शन की डिटेल, ये इन एडिशन है। मैन्युफैक्चरर को और क्या क्या मेंटेन करना है। नंबर 1, मंथली अकाउंट, मंथली बेसिस पे शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ ईच रॉ मटेरियल। जितना भी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर यूज करता है उसकी क्वांटिटी वाइज डिटेल मंथली बेसिस पे। सर मारुति उद्योग 1000 टाइप के स्पेयर पार्ट्स हैं, तो एक तो सबके अलग अलग क्या बनेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट, और मंथली बेस पे अपडेट करता रहेगा। ठीक है। सेकंड, मंथली अकाउंट शोइंग services used in manufacturing activity। monthly account showing services used in manufacturing activity। ठीक। और तीसरा, मंथली अकाउंट मंथली बेसिस पे मेंटेन करेगा कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई, मंथली बेसिस पे बताएगा कितने बाय प्रोडक्ट निकले। हैव यू हर्ड दिस वर्ड? मेन प्रोडक्ट के साथ साथ कई बार बाय प्रोडक्ट भी अपने आप ही क्या हो जाता है बेटा, तैयार होता है। एग्जांपल देना कोई। जब पेट्रोलियम तैयार करते हैं, क्रूड ऑयल से जब पेट्रोलियम तैयार करते हैं, 5-6 बाय प्रोडक्ट निकलते हैं बेटा। गैसोलीन निकलता है, चारकोल निकलता है, कई चीज़ें निकलती हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बाय प्रोडक्ट। और तीसरा, वेस्ट एंड स्क्रैप। गन्ने से चीनी बनाते हैं, मोलेसिस निकलता है, बाय प्रोडक्ट। गुड्स प्रोड्यूस्ड, बाय प्रोडक्ट, वेस्ट एंड स्क्रैप। बस लास्ट है, सर्विस प्रोवाइडर को हमें बस खत्म, पब्लिक भड़क ना जाए। सर्विस प्रोवाइडर इन्होंने जितनी भी गुड्स यूज करी हैं उसकी डिटेल, गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग या गुड्स यूज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। हमारे लिए प्रोजेक्टर, कैमरा, वैकॉम, जो भी गुड्स यूज़ करिए बेटा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और दूसरा लिखा हुआ है डिटेल ऑफ इनपुट सर्विस। ये ना भी बोलता, ये 35(1) में भी था, डिटेल ऑफ इनपुट सर्विस। तो अभी सेक्शन 35 कंप्लीट नहीं हुई। 35(1) पढ़ी है, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। 35(2) ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस ऑपरेटर। 35(3) एडिशनल बुक्स ऑफ अकाउंट। ये 35(3) ही तो है, खत्म, पूरी खत्म। दैट इज ऑल फॉर टुडे। 1 मिनट हिलना मत। कल का भी शेड्यूल आई थिंक बेटा यही है, अभी केडिया सर से कंफर्म करूंगा मैं। कल भी 9 से 10:30 और 10:50 से 12:20 पहले टैक्स होगा, फिर उसके बाद लो होगा। 99% तो यही है, बाकी मैं सर से कंफर्म कर दूंगा कि क्या शेड्यूल है, वो सर भी बताएंगे बेटा। ठीक है, एक तो ये अपडेट।
दूसरा अपडेट ये है बेटा, अब शायद मुझे लग रहा है 15 तारीख नहीं, उससे पहले ही निपट जाएगा। जैसे कल अगर 2 क्लास हुई तो कल एक तो ये निपट जाएगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, दूसरे में निपट जाएगा ई वे बिल, और उसके बाद हार्डली 1 या 2 लेक्चर में निपट जाएगी वो सप्लाई, रेड विद शेड्यूल 1 2 3। आधे से ज़्यादा तो मैं वैसे ही निपटा चुका हूँ। तो 1 मिनट रुक जाओ, आज क्या तारीख है? 9। कल 10 को निपटेगा ये दोनों, इवन सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। फिर 11 को सप्लाई शेड्यूल 1 2 3, 12 को मैक्सिमम सप्लाई शेड्यूल 1 2 3, 12 को निपट गया। रिवाइज तो बच्चे कह रहे थे ना बाद में करेंगे, एक बार इनकम टैक्स भी शुरू। तो कहने का मतलब ये है, मुझे लग रहा है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बाकी तो लेट द टाइम डिसाइड द इशू, कि अगर ज़्यादा क्वेरी हुई तो आगे सरक जाएंगे हम। 13 को शायद 13 से इनकम टैक्स शुरू हो जाएगा भाई, और इनकम टैक्स में भी सैलरी। तो जो मैंने बोला था ना पहले 7 या 8 लेक्चर देख लेना, ये मान लिया जाएगा आपने देख लिए। समझ में आ रहा है ना? ये मान लिया जाएगा वो देखे बैठे हैं, क्योंकि मैं सीधा सैलरी से स्टार्ट करूंगा, सेक्शन 15 से 17। इनकम टैक्स रिवाइज कराओ। इनकम टैक्स तो हुआ कहाँ है जो रिवाइज कराऊंगा? जितना हुआ है वो बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं रिवाइज होगा। जो लेक्चर हैं वो होमवर्क है, अभी पहले मैं ये बोल दूं, क्योंकि अगर मैं कुछ रिवाइज बोलूँगा तुम्हारे दिमाग में कुछ और इमेज चल पड़ेगी। अभी वो लेक्चर देखना मैंडेटरी हैं जिनकी रिवीजन नहीं होगी, ठीक है बेटा? अभी स्टेटमेंट ये है, बाद में हो सकता है मैं चेंज कर लूं, अभी ये है। अब कोई क्वेरी? पक्का? ब्रेक लो।